हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, सब कोई घर में सुरक्षित होंगे, हर चीज़ बढ़िया चल रही होगी। बढ़िया तो खैर क्या, लेकिन इस मुश्किल हालात में अगर आप कंफर्टेबली जी रहे हैं, खाना पीना मिल रहा है, तो यही सबसे बढ़िया है। दोस्तों, आज के दिन जितने बुरे हालात चल रहे हैं, पूरा देश लॉकडाउन की अंदर बंद है, पूरी अर्थव्यवस्था ठप हो चुकी है, हर किसी की जबान पे और खासकर पढ़े लिखे इंसान की जबान पे एक सवाल आ रहा है कि क्या अर्थव्यवस्था डूबने वाली है? क्या अर्थव्यवस्था उभर पाएगी? उद्योग धंधे बंद हैं। मैं बार बार पहले भी एक दो वीडियोस में बता चुका हूं कि एक बार अगर एक उद्योग धंधा बंद हो जाता है तो उसे दोबारा चालू करने में बहुत ताकत लगती है। पूरा सिस्टम जो है वो कामयाब नहीं हो पाता और कई बार तो पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है, जिस वजह से पूरा उद्योग क्या, पूरी की पूरी सिस्टम ही पूरा बंद हो जाता है। उसे दोबारा चालू करने में फिर एक अरसे की जरूरत होती है। तो ऐसे में सबसे ज्यादा खतरा होता है अर्थव्यवस्था के डूबने का। तो दोस्तों, आज मेरा सवाल यही है, आज मेरा डिस्कशन इसी टॉपिक के ऊपर है कि क्या अर्थव्यवस्था डूबने वाली है या इस अर्थव्यवस्था को कहीं कोई, आपको डूबती हुई अर्थव्यवस्था को कहीं से कोई आस मिलती हुई नजर आ रही है। नॉर्मली ब्रॉडली अगर देखेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था में एक होता है प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा टर्शरी सेक्टर। दोस्तों, यहां वो किसान और दूसरे छोटे काम धंधे वाले लोग होते हैं जो कि मतलब अनप्रोसेस्ड फूड को, मैं इसकी बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा, मैं बस इतना कह रहा हूं कि इस प्राइमरी सेक्टर का सबसे बड़ा जो सेक्शन है वो किसान और गांव हैं यानी विलेजेस हैं। मैं आज इस पे फोकस करूंगा। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर उद्योग धंधे होते हैं और टर्शरी सेक्टर के अंदर सेवा क्षेत्र होता है, यानी यहां पर इंडस्ट्रीज होती है और इधर क्या है कि सर्विसेज होती हैं। अब देश का सबसे बड़ा हिस्सा, लगभग 54% जीडीपी का शेयर जो है वो टर्शरी सेक्टर के अंदर है। ये भी लगभग 22 से 24% के आसपास तक कंट्रीब्यूट करता है, 30% के आसपास तक, और बाकी जो है वो 15 से 20% के आसपास तक का जो शेयर है वो अलग अलग डाटा के अनुसार टर्शरी प्राइमरी सेक्टर का है। लोग नॉर्मली, इकोनॉमिस्ट जो हैं वो इस सेक्शन को, भारत के पर्सपेक्टिव में इस सेक्शन को कहीं ना कहीं इग्नोर करके चलते हैं, क्योंकि यहां पर पैसा नहीं था और सब चीजें नहीं थी। मतलब यहां इसको बहुत ज्यादा कंसिडर नहीं किया जा रहा था शुरू से। लेकिन पिछले कुछ टाइम से अगर देखा जाए तो हमारे जो विलेजेस हैं यानी जो हमारे गांव हैं, इनका स्वरूप बदलने लगा है। और पहले टाइम पर जो विलेजेस एक तरीके से क्लोज्ड इकोनॉमी यानी बंद अर्थव्यवस्था की तरह कार्य करते थे और अपनी लिमिटेड नीड्स के चलते, बहुत ही ज्यादा कम आवश्यकताओं के चलते वो बाहरी दुनिया से ज्यादा सा मुखातिब नहीं होते थे और वो बाहर या आर्टिफिशियल सामानों को नहीं खरीदते थे। आजकल उल्टा हो रहा है। और अगर प्रो लॉकडाउन पीरियड को अगर देखा जाए तो यहां पर दो चीजें निकल कर आती हुई दिखाई दे रही हैं। पहला कि अगर आप कार सेल की बात की जाए, जितनी भी कारों की बिक्री हो रही है, उन कारों की बिक्री का लगभग 30% विलेजेस से है। यानी भारत में जितनी भी कारें बिक रही हैं उनका 30% कारें गांव देहात में खरीदी जा रही हैं, जो अपने आप में एक पॉजिटिव संकेत है। दूसरा, अगर बाइक और स्कूटी की बात की जाए या स्कूटर की बात की जाए तो इसका भी एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज, मोर देन 40% जो कारें, बाइकें और स्कूटर हैं वो आपके विलेजेस में हैं। इसी तरीके से और डेली यूज के जो FMCG सेक्टर होता है, जो मतलब साबुन तेल वगैरह टाइप की बनाने वाली कंपनियां होती हैं, वो भी आज के दिन इसे मार्केट की फॉर्म में देख रही हैं, क्योंकि अब आपके विलेज के जो लोग हैं या हमारे देश के जो लोग हैं, गांव के अंदर जो लोग हैं, वो मुल्तानी मिट्टी और देसी सामानों का इस्तेमाल करने की जगह अब इस FMCG सेक्टर के प्रोडक्ट्स को खरीदने लग गए हैं। साबुन तेल, परफ्यूम, क्रीम वगैरह अब यूटिलाइज करने लग गए हैं
और ये एफएमसीजी सेक्टर खुद मानता है कि विलेजेस के अंदर, गांव के अंदर उनके प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ये तब का है जब लॉकडाउन पीरियड से पहले का मामला था। अब आप कहोगे कि मैं ये लॉकडाउन पीरियड से पहले के मामले को बता रहा हूं, तो इसका अभी की सिचुएशन से क्या लेना देना है? तो दोस्तों एक चीज समझ लीजिए, एक तरफ आपका किसान है यानी एग्रीकल्चर है, एक तरफ आपका एग्रीकल्चर है, दूसरी तरफ आपकी इंडस्ट्रीज हैं और तीसरी तरफ आपकी सर्विसेज हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि आपके शहरों के अंदर जो उद्योग धंधे हैं वो सारे के सारे बंद हो चुके हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। सर्विसेज जो हैं वो सारी की सारी लगभग बंद हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन एग्रीकल्चर अभी भी चल रहा है। अगर आप अपने डाटा को उठाकर देखेंगे तो इंडस्ट्रीज और सर्विसेज के मामले में लगभग 50% केसेस जो हैं आपके सिटीज और मेट्रोपॉलिटन से आए हैं। समझे? आपके शहरों से और आपके महानगरों से आए हैं। दिल्ली के अंदर भी अप्रॉक्सीमेट ये जो फिगर है वो 3000 के आसपास पहुंचने वाली है। महाराष्ट्र के अंदर जो बॉम्बे है उसके अंदर भी लगभग 4000 के करीब ये फिगर, अप्रॉक्सीमेट फिगर पहुंचने वाली है। पुणे के अंदर भी लगभग 1000 के करीब के केसेस आ रहे हैं। इंदौर के अंदर भी 1000 के केसेस आ रहे हैं। भोपाल के अंदर भी मेरे ख्याल से 1000 के केसेस हैं। और जितने बड़े बड़े शहर हैं, अगर आज के दिन इन्फेक्शन के मामले में देखा जाए तो आपके शहरों के अंदर 21 या 22,000 इन्फेक्शन अगर हैं तो इन 22,000 इन्फेक्टेड लोगों में से अप्रॉक्सीमेट 12,000 के करीब आपको शहरों के अंदर ये इन्फेक्टेड लोग मिलेंगे। और दूसरी तरफ आप ही की गवर्नमेंट ये कह रही है, आप ही की गवर्नमेंट के जो रिकॉर्ड्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेट 350 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जहां पर कोई कोरोना का केस नहीं आया, यानी ये इन्फेक्टेड नहीं है। और वो इलाके जो गांव देहात के जिले हैं जहां एक एक दो दो केसेस मिले हैं और वो रिकवर हो गए हैं, तो ऐसे में 28 दिन से बहुत से जिले ऐसे हैं जहां पर कोई केस नहीं आया। यानी आपका रूरल इलाका, रूरल एरिया जो है वो अभी भी कोरोना के इस महामारी से, इस पेंडेमिक से मतलब अफेक्टेड है या वेरी लेस अफेक्टेड है। यानी उसका बड़ा इलाका जो है वो अभी अछूता है, अलग है। ऐसे में आपके देश के साथ खुशखबरी ये है कि आपके पास अभी भी 29 करोड़ टन की जो पैदावार है वो खेतों में खड़ी थी और काटी गई है। उसके साथ साथ आपकी जो गवर्नमेंट है उसने भी इस सेक्टर की तरफ ध्यान देने के लिए काफी बड़ा अच्छा खासा पैकेज बनाया हुआ है। जैसे मैं अभी एक डाटा देख रहा था, उस डाटा के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 15th फाइनेंस कमीशन जो है उसने 15th फाइनेंस कमीशन ने जो रिकमेंड किया उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं ग्रामीण जो लोकल बॉडीज हैं, लोकल बॉडीज, इनको ये कहा, इनको देने के लिए 60,000 करोड़ का पैकेज रखा गया है। इसी तरीके से अगर आप किसान कल्याण मंत्रालय देखेंगे, यानी किसान कल्याण मंत्रालय जो है उसके लिए 1.42 लाख करोड़ रुपीस, 1.42 लाख करोड़ रुपीस रखे गए। इसी तरीके से रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के लिए 1.22 करोड़ रुपीस रखे गए। और तीसरा अगर आप देखेंगे पीएम किसान योजना में 60,000 से बढ़ाकर 75,000 करोड़ रुपीस रखे गए हैं। और इसी तरीके से एमजी नरेगा या मनरेगा के लिए 61.5 करोड़ रुपीस रखे गए हैं। यानी इतना सारा पैकेज
जो है वो गांव देहात के अंदर सरकार खर्च करने के लिए पहले से ही तैयारी कर रही थी। अब अगर इतने पैसे की पहले से ही तैयारी कर रखी गई थी तो अंदाजा लगाकर देख, हालांकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि इतना पैसा आएगा कहां से, खर्च कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, XYZ, एक बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी आ जाती। लेकिन जब आपकी इंडस्ट्रीज, सर्विसेज और सब चीजें बंद हैं, अप्रोक्सीमेट ये 5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का जो पैकेज है वो जब रूरल इकोनॉमी में जाएगा तो ये रूरल इकोनॉमी एकदम से एक स्टिमुलस देगी, एक बेस प्रोवाइड करेगी, एक आधार देगी इंडस्ट्रियल रीओपनिंग के लिए। इंडस्ट्रियल रीओपनिंग के लिए एक आधार प्रोवाइड कर देगी। और जब वो उद्योग खुलना शुरू होंगे तो उनको शहरों से डिमांड इतनी नहीं मिलेगी, क्योंकि शहरों में रहने वाले लोगों की जेब में काफी हद तक पैसा अगले 2-3 महीने में खत्म हो चुका होगा, या फिर सेव करने की पोजीशन में होंगे, मतलब कंडीशन में होंगे, या पिछले जो कर्जे हो चुके होंगे, इंस्टॉलमेंट्स वगैरह होंगी, उनको उतारने की कंडीशन में होंगे। लेकिन आपका ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, अगर सरकार ये जो प्रपोज्ड पैसा है ये सारा एग्रीकल्चर में डाल देगी तो इस रूरल इकोनॉमी के पास पैसा होगा, और ये रूरल इकोनॉमी आपकी इंडस्ट्रीज जैसे जैसे ओपन होंगी उनके लिए डिमांड प्रोड्यूस करेगी, और जैसे ही डिमांड यानी मांग आएगी इंडस्ट्रीज के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट शुरू हो जाएगा, और जैसे ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा सर्विस सेक्टर अपने आप काम करना शुरू कर देगा, जो सेवा क्षेत्र है वो अपने आप काम करना शुरू कर देगा, और यहां एक बहुत लंबे समय के बाद प्राइमरी सेक्टर एनर्जी प्रोवाइड करेगा टर्शरी सेक्टर तक, प्राथमिक क्षेत्र जो है वो ऊर्जा प्रदान करेगा ऊपर वाले क्षेत्र तक, और ये आधार और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। लेकिन देखने में ये सब चीजें अच्छी हैं, लेकिन इसके सामने प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस या समस्याएं क्या हैं? प्रॉब्लम सबसे पहली ये है कि सरकार ने प्रपोज कर दिया है तो सरकार के पास ये पैसा कहां से आएगा, और क्योंकि इस साल सब कुछ लॉकडाउन की वजह से पैसा नहीं होगा और सब चीजें डूबती हुई नजर आएंगी, तो सरकार के पास अभी भी वो जो तेलंगाना के सीएम हैं उन्होंने कहा हेलीकॉप्टर मनी के ऊपर सोचना चाहिए, और इस हेलीकॉप्टर मनी का मैं अगला वीडियो आपके सामने लेके आने वाला हूं। लेकिन फिर भी हेलीकॉप्टर मनी का तो बाद में देखा जाए, लेकिन पहला चैलेंज तो बजट का ही है कि जो भी सरकार ने बजट प्रपोज किया है इतना सारा, क्या सच में वो बजट सरकार लागू कर पाएगी या इतना सारा पैसा सरकार दे पाएगी? दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है बजट के बाद कि यहां पर लेबर नहीं है, लेबर अनअवेलेबल है। यानी जो लेबर होनी चाहिए, जो मतलब मजदूर होना चाहिए, वो लॉकडाउन की वजह से भाग चुका है, वो अपने गांव की तरफ पलायन कर चुका है, और जो है भी वो इतना कम है कि समस्या ये है भारी भरकम फसल को काटने वाला है नहीं। अब जब काटने वाला नहीं है तो गांव के लोग धीरे धीरे चलो खुद ही काट रहे हैं। जैसे हरियाणा, पंजाब वगैरह के इलाकों में देखेंगे तो वहां के लोग नॉर्मली जो है अपनी खेती बाड़ी बाहर के मजदूरों से करवा रहे होते हैं, जो माइग्रेंट लेबरर्स होते हैं उनसे करवा रहे होते हैं। अब वो लेबर जा चुकी होती है तो उन लोगों को बहुत समय के बाद खुद फसल काटनी पड़ रही है। लेबर अनअवेलेबल है। उसके बाद तीसरा बात मार्केट। अब सबसे बड़ी समस्या भी यही है कि आप ये देखिए लॉकडाउन की वजह से मार्केट के अंदर वो जो 1-1 मीटर की दूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का जो कंसेप्ट है, उसमें क्योंकि दूरी बना के रखने के लिए कहा गया है तो उस दूरी के चलते लाइनें बहुत ज्यादा लंबी लंबी नजर आ रही हैं, डील करने का इनको मौका नहीं मिल पा रहा है, हर्डल्स इतनी ज्यादा हैं कि कुछ कहने की हद नहीं है। सरकार अपनी तरफ से डरी हुई है, किसान की अपनी समस्याएं हैं, दोनों मिलजुल कर इसके लिए एक बड़ी समस्या क्रिएट हो चुकी हैं। और चौथा ट्रांसपोर्ट का ना मिलना, और पांचवी भाई
सिर्फ खेती बाड़ी में से अनाज ही तो खरीदा जाएगा और बेसिक नेसेसिटीज तो खरीदी जाएंगी, ली जाएंगी। महाराष्ट्र के बहुत सारे किसानों की शिकायत ये आ रही है कि सर इस टाइम पर समस्या ये है कि संतरे और अंगूर की जो फसलें हैं, अब प्रॉब्लम यह है संतरे और अंगूर की फसलें भी हमारे पास मौजूद हैं, बहुत अच्छी फसल हुई है, लेकिन उस संतरे और अंगूर की फसल को मार्केट में पहुंचाने के लिए हमारे पास ट्रांसपोर्ट नहीं है, और अगर हम इसको ट्रांसपोर्ट को कर भी देते हैं तो समस्या यह है डिमांड नहीं है। शहर में इन फसलों को खाने वाले, मतलब शहर में इन फलों को खाने वाले जो लोग हैं वो इस टाइम बचत के मूड में हैं, वो फ्रूट्स वगैरह नहीं खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से समस्या इतनी ज्यादा आ रही है कि हमारे फल, भाई अंगूर और संतरा एक पर्टिकुलर टाइम को 2, 4, 5, 10 दिन के गैप के अंदर सड़ना शुरू हो जाते हैं, तो वो खराब हो जाएंगे और हमारा पूरे का पूरा ये जो साल है ये डूब जाएगा। तो दोस्तों ये एक चैलेंज है सरकार के सामने कि उम्मीद की किरण तो किसान से ही है, लेकिन किसान की अपनी समस्याएं हैं। अगर इन अपनी समस्याओं से किसान नहीं जूझ पाया या इसमें सरकार की मदद नहीं मिली तो पक्का अर्थव्यवस्था का जो आधार है वो बिखर जाएगा और अर्थव्यवस्था नीचे गिरती हुई नजर आएगी। दोस्तों इसलिए यही तो यूपीएससी आपसे पूछेगी और इसी तरीके के सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो मैंने एक वीडियो बनाकर आपके ओपिनियन डेवलप करने की यहां पर कोशिश की है, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। और अगला वीडियो मेरा हेलीकॉप्टर मनी के ऊपर होगा कि जैसे एक इंसान, मरे हुए इंसान जो अभी भी डेथ हो गई है, उसको अगर एड्रेनालिन का इंजेक्शन लगा दिया जाए तो हो सकता है शॉक से वो एकदम से झटके से उठ जाए। ऐसा ही एक झटका ये हेलीकॉप्टर मनी है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।